हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइंड एजुकेट। माय नेम इज़ विशाल। तो बच्चों, आज मैं आपको पॉलिटी की समकालीन विश्व में राजनीति वाली बुक का फोर्थ चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पढ़ाऊंगा, जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा था ये, और आज मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूरोपीय संघ के रूप में सम्मान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामले तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा की चलन का रास्ता साफ हो गया। मतलब जब यूरोपीय संघ बना तो यूरोप के लिए अब क्या साफ, यूरोप के लिए कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण हो गया। क्या स्पष्ट हो गया कि यूरोपीय संघ ने मांग रखी कि हम एक ही मुद्रा चलाएंगे पूरे देश में, और समान विदेश नीति रखेंगे जैसे सब देशों ने रखी है, और अपनी सुरक्षा नीति रही है, और आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मुद्दों में सहयोग, और जुड़े मुद्दों पर सहयोग, और मतलब अपने आंतरिक मामलों में और विदेश और न्याय से जुड़े मुद्दों में सहयोग, सबसे सहयोग लेंगे हम। मतलब न्याय से जुड़े मामलों में और आंतरिक मामलों में सबसे सहयोग लेंगे। मतलब अपने देश के मामलों में सबसे सहयोग लेंगे, और अपने और न्याय के मामले से सबसे सहयोग लेंगे सारे देशों से। मतलब और एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। मतलब क्या था, जो मैं आपको बताया कि जो यूरोपीय संघ बना था वो पहले यूरोप में आने वाले देशों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बना था। जैसा कि आपको पता है कि यूरोपीय संघ इसलिए बना था कि यूरोप संघ ने यह वादा किया था कि मतलब जो यूरोपीय देश आर्थिक रूप से कोई उनकी अर्थव्यवस्था बेकार हो रही है तो उन्हें हम मदद करेंगे। यूरोपीय संघ इसलिए बना था। लेकिन अब क्या हुआ, यूरोपीय संघ धीरे धीरे अब एक राजनीतिक रूप लेता गया। अब धीरे धीरे एक राजनीतिक रूप ले रहा था यूरोपीय संघ। अब यूरोपीय संघ स्वयं का भी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य बन। तो मतलब अब जो ये यूरोपीय संघ है, ये मतलब बड़े बड़े देशों की तरह काम करने लगा, जैसे अमेरिका, ऐसे देशों की होड़ करने लगा और उनकी तरह काम करने लगा। और इसने आगे चलकर अपना झंडा बना लिया, अपनी करेंसी बना ली, मतलब अपनी मुद्रा बना ली, और अपनी मुद्रा बनाने में और झंडा बनाने में तो सफल रहा। लेकिन ये संविधान भी बनाना चाहता था अपना, लेकिन वो अपना संविधान बनाने में असफल रहा। तो क्या हुआ कि अन्य देशों से संबंधों के मामले में से काफ़ी हद तक साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति भी बना ली है। मतलब अन्य देशों के साथ इसके संबंध कैसे हैं, तो उसने क्या हुआ कि सब साझी विदेश नीति, मतलब जैसे सब देशों की विदेश नीति है ऐसी विदेश नीति बना ली, और अपनी एक सुरक्षा नीति बना ली इसने अपनी। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की। तो मतलब पहले क्या था कि यूरोपीय संघ में कुछ ही देश थे, पहले 5 देश थे, लेकिन अब इन्होंने नए देश भी इसमें मतलब शामिल किए। तो इन्होंने मतलब राजनीतिक सहयोग का विस्तार किया, मतलब यूरोपीय संघ को जगह जगह फैलाया, मतलब यूरोपीय संघ बढ़ाया। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे। ये प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे कि जो ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी अब यूरोपीय संघ को दे दी जाए। मतलब नए संघ
नए देश जो थे उनमें से कुछ सोवियत संघ के देश भी थे जो मतलब सोवियत संघ के अंतर्गत आते थे। तो सोवियत संघ तो टूट चुका था। तो क्या हुआ था कि अब वो सोवियत खेमा जो था उनके उसमें आ चुका था, अंडर में, किसके, यूरोपीय संघ के। लेकिन यूरोप के यूरोप के सोवियत संघ का जो खेमा था उनके लोग सोवियत संघ के खेमे वाले लोगों को ये बात चुभती थी कि कभी जो ताकत उनके संघ के पास थी यानी सोवियत संघ के पास थी, अब वो यूरोपीय संघ के पास है। ये संघ के खेमे वाले लोगों को ये बात चुभती थी कि कभी जो ताकत उनके संघ के पास थी यानी सोवियत संघ के पास थी, अब वो यूरोपीय संघ के पास है। ये बात उन्हें चुभती थी। वह अब यूरोपीय संघ को और यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर अभी असहमति है। और अब भी क्या है, क्या यूरोपीय संघ जो है कुछ और देशों को अपने में शामिल करना चाहता है, लेकिन अभी इसी चीज़ पर असहमति है, मतलब अभी सहमति नहीं बनी सबकी। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। और जो यूरोपीय संघ है उसका आर्थिक प्रभाव बहुत अच्छा है, राजनीतिक प्रभाव भी बहुत अच्छा है और कूटनीतिक प्रभाव भी बहुत अच्छा है। और 2016 में क्या हुआ था कि 2016 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा था। पहला तो अमेरिका था ही, फिर दूसरा क्या था, सोवियत संघ था, यूरोपीय संघ था। 2016 में दूसरा यूरोपीय संघ था। और इसका यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पाद कितना, 17 अरब डॉलर से ज़्यादा था। मतलब इसका 2016 में इसका सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर था, जो अमेरिका के ही लगभग है। मतलब जो इनका सकल घरेलू उत्पाद जो था, मतलब ये अमेरिका के बराबर ही था। 17,000 अरब डॉलर इनका सकल घरेलू उत्पाद था, जो लगभग उस समय की महाशक्ति अमेरिका के बराबर था। और अब भी अमेरिका महाशक्ति है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब टक्कर दे रहा था अमेरिका को। कौन? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ मतलब क्या था? यूरोपीय संघ मतलब यूरोप के सारे देश आते थे इसके अंतर्गत। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। और मतलब जो यूरोप की मुद्रा है, मतलब करेंसी है यूरो, वो आगे चलकर जो है अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों पर पूरी धौंस के साथ बात करता है। ये जो यूरोपीय संघ जो है ये दबता नहीं है अमेरिका से। अमेरिका विश्व शक्ति है, तो अमेरिका बहुत से देशों को दबा देता है, लेकिन ये देश नहीं दबता। क्यों भाई? इसकी हिस्सेदारी ज़्यादा है। ये उससे, चाहे अमेरिका विश्व पावर क्यों ना हो, लेकिन इसमें हिस्सेदारी ज़्यादा है, तो अमेरिका से क्यों दबेगा ये? और ये अमेरिका से तो नहीं दबता, ना ही चीन से दबता है। व्यापारिक मुद्दों में पूरी धौंस इसी के चलते हुए अमेरिका और चीन, मतलब ये व्यापारिक मुद्दों में ना चीन से दबता है ना अमेरिका से दबता है, व्यापारिक मामलों में। क्यों? इसका जो मतलब इसकी जो विश्व व्यापार में जो हिस्सा है वो 3 गुना है। आपको मैं बता चुका हूँ, अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है इसका विश्व व्यापार में हिस्सा। तो और फिर क्या हुआ व्यापार, और इसके लिए क्या होता है कि मतलब व्यापारिक मुद्दों में वो ना अमेरिका की सुनता है ना चीन की, वो अपनी मनमानी करता है।
इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी है। मतलब ये है कि मतलब ये जो ऐसा नहीं है कि मतलब जो यूरोपीय संघ है इसका मतलब प्रभुत्व अपने ही एरिया में नहीं, इसका प्रभुत्व अपने आसपास वाले इलाकों में भी है और हाँ एशिया में भी इसका बहुत अच्छा खासा प्रभुत्व है। यह विश्व व्यापार का संगठन जैसे यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। जो मतलब यूरोपीय संघ है जो जो WTO है, मतलब सॉरी WTO कह रहा हूँ, विश्व व्यापार संगठन जो है उसके अंदर इसकी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। इसकी यूरोपीय संघ की यूरोपीय संघ के दो देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। मतलब यूरोप के जो दो देश हैं यूरोपीय संघ के जो दो देश हैं ब्रिटेन और फ्रांस, वो सुरक्षा परिषद में जो मतलब वर्ल्ड की सुरक्षा परिषद जो होती है, मतलब दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसमें स्थायी मेंबर हैं। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद को हाल ही के दिनों में प्रभावित किया। इसका उदाहरण है चीन के साथ मानवाधिकार के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीतिक, आर्थिक, निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज़्यादा को हाल ही के दिनों में प्रभावित किया। इसका उदाहरण है चीन के साथ मानवाधिकार के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीतिक, आर्थिक, निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज़्यादा प्रभावी साबित हुई। मतलब जो बाकी के देश थे यूरोपीय संघ के, उन्होंने भी मतलब जो सुरक्षा परिषद था उसे भी मतलब बहुत प्रभावित किया। क्यों प्रभावित किया? क्योंकि ये जो यूरोपीय संघ के जो देश थे इनकी लड़ाई हो गई थी, इनकी लड़ाई छिड़ गई थी चीन के साथ। किसको लेकर? मानवाधिकारों को लेकर। तो सब लोग ये असलाए बैठे थे कि युद्ध हो सकता है, लेकिन इन्होंने युद्ध का सहारा न लेकर उन्होंने बातचीत की नीति को अपनाया। मतलब यूरोपीय संघ ने कोई युद्ध नहीं किया, बल्कि इन्होंने इन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, बल्कि इन्होंने चीन के साथ बातचीत की। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। जो मतलब जो मिलिट्री है वो यूरोपीय संघ की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री है। वर्ल्ड की सबसे ताकतवर मिलिट्री यूरोपीय संघ की है। अगर देखा जाए नंबर 1 पे तो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसकी सबसे बड़ी मिलिट्री है, सबसे पावरफुल मिलिट्री है। और दूसरे नंबर पे इसकी मिलिट्री आती है। यूरोपीय संघ की जो मिलिट्री है वो दूसरे नंबर पे आती है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। और इसका जो मतलब बजट पेश होता है उसमें जो रक्षा बजट होता है उसका जो यूरोपीय संघ का जो बजट है वो अमेरिका के बाद सबसे बड़ा बजट होता है। और यूरोपीय संघ के दो देशों ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं और अनुमान है कि इनके जखीरे में करीब 550 परमाणु हथियार हैं। और जो यूरोपीय संघ के जो दो देश हैं ब्रिटेन और फ्रांस, इनके पास परमाणु हथियार भी हैं और ये अनुमान लगाया जाता है कि इनके पास पूरे 550 परमाणु हथियार हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी ये यूरोपीय संघ दुनिया की दूसरा स्थान है। और अंतरिक्ष विज्ञान हो चाहे संचार प्रौद्योगिकी के मामले हो, इसमें भी यूरोपीय संघ का दूसरा स्थान है। इसमें भी विश्व स्तरीय मतलब वर्ल्ड पावर है इस समय जो अमेरिका है। लेकिन अमेरिका के बाद अगर किसी का नाम आता है तो यूरोपीय संघ का है, मतलब यूरोप के देशों का है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने के सक्षम है। और जो मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देखा जाए तो हर अंतर्राष्ट्रीय मामले में यूरोप
जो है दखल देने में पूरा सक्षम है। मतलब वो कहीं से कोई कमज़ोर नहीं है, कोई, क्योंकि कमज़ोर देश इसमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दखल नहीं देते। लेकिन यूरोपीय संघ तो एक मतलब बहुत पावरफुल देश है, वो क्यों नहीं लेगा? वो पूरा दखल देता है, मतलब वो पूरा दखल देता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, चाहे वो कोई सम्मेलन हो चाहे कुछ हो, वो पूरा दखल देता है हर चीज़ में। लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाते हैं। मतलब लेकिन क्या है कि बहुत से मामलों में इनके देशों की अपनी इसमें क्या है कि यूरोपीय संघ के जो देश हैं उनकी अपनी अपनी रक्षा नीति है। मतलब दूसरे देश की कुछ और है, एक देश की कुछ और है, इस तरीके से। और इसमें क्या होता है कि कभी कभी जब उनकी रक्षा नीति अलग होती है दोनों देशों की, यूरोपीय संघ के दोनों देशों की, तो कभी आपस में ही लड़ लेते हैं, ये ऐसा हो जाता है। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। तो देखिए ये क्या हो गया कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय संघ का हिस्सा है, जर्मनी भी यूरोपीय संघ का हिस्सा है, और फ्रांस भी जो वो यूरोपीय संघ का हिस्सा है। लेकिन क्या हो गया यहाँ पर, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो जर्मनी के ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेयर ने तो अमेरिका का साथ दिया इसमें। लेकिन बाकी के जो देश थे, मतलब यूरोपीय संघ के, चाहे वो जर्मनी हो चाहे वो फ्रांस हो, उन्होंने इस हमले का विरोध किया। तो इससे क्या पता चलता है कि कभी कभी इनका आपस में भी मतभेद हो जाता है। यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य चलता है कि कभी कभी इनका आपस में भी मतभेद हो जाता है। यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे। मतलब यूरोपीय संघ के कई नए देश शामिल किए थे उन्होंने। पहले संख्या 5 थी, अब 10 कर दी उन्होंने। जो नए देश जो थे उनमें से कई देश जो थे अमेरिकी गठबंधन में थे। उनमें से कई देश जो थे वो अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यों को लेकर काफी नाराजगी है। और यूरोप में क्या है कि यूरोप के जो सदस्य देश हैं उनमें ये नाराजगी है कि कहीं यूरो को लागू करने के ऊपर नाराजगी है। मतलब वो चाहते हैं कि यूरो को लागू नहीं किया जाना चाहिए, उनको इस बात पर नाराजगी है। यही कारण है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। और क्या हुआ कि जब जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे मार्गरेट थैचर, वो भी उनमें से एक थे, वो यूरो को हर जगह मतलब लागू करने के खिलाफ थे। मतलब वो मानते थे कि एक तरह से हम वही थोपा जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, मार्गरेट थैचर ने जब उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को जो था यूरोपीय बाजार से एकदम अलग कर लिया। डेनमार्क और स्वीडन ने मैस्ट्रिक्ट संधि व साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। और दूसरी तरफ क्या था कि स्वीडन और मैस्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने के लिए प्रतिरोध किया। मतलब और जो बाकी यूरोपीय देश थे वो ये चाहते थे कि मतलब यूरो को माना जाए, जिस तरीके से हिसाब चला ऐसे चलने दिया जाए। इससे विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती है। और क्या हो गया कि मतलब इससे क्या हो गया कि मतलब यूरोपीय संघ की जो शक्ति थी वो सीमित रह गई। मतलब विदेशी मामलों में काम करने की जो इसकी शक्ति थी वो सीमित रह गई। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।